हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 2 जून, चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 1 पे था क्लास 12 के एग्जामिनेशंस, बच्चे खुश रहो हैव बीन कैंसल्ड। अब इसमें क्या है कि ये चीज़ इट इज़ नॉट अ न्यूज़ फॉर यूपीएससी कि क्लास 12 के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं या नहीं हुए। जो कमिंग डेज में हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं कि एग्जाम्स क्या इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम्स कैंसिल होना, इज दिस बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स या उनके लिए बेनिफिशियल है जो नहीं पढ़ पाते हैं, या ये एक क्राइटेरिया हो सकता है कि एवरेज मार्क्स दे देना 9th 10th 11th के स्कोर के हिसाब से 12th के, इज इट वर्थ? क्योंकि कई बार होता है कि 9th 10th 11th में बच्चे ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, बट 12th में आके उसको एक जुनून चढ़ता है कि मुझे आगे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो मैं 12th में ज़्यादा अच्छी मेहनत करूँ, ज़्यादा अच्छा पढूँ। तो इस बारे में हमारे को क्लास 12th के एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ उसको नहीं देखना है, हमें ये पॉइंट्स को देखना है। और इन द कमिंग लेक्चर्स हम यही देखेंगे कि अगर कोई अच्छा एडिटोरियल आता है, आर्टिकल आता है इस पे, तो इसके क्या ब्रॉड एस्पेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, एक पेज 1 पे था चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल का जो सब पॉलिटिक्स चल रहा है। आप एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जरूर देखिएगा, ये 7th जनवरी के एनालिसिस में और 23rd अप्रैल के एनालिसिस में। वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डिटेल में हमने 7th जनवरी को देख लिया था, बट 23rd अप्रैल में हमने देखा था कि पहले कब इन्वोक किया गया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो कोरोना चल रहा है, ऊपर से आपको पता है फ्लड्स आए थे उत्तराखंड में, फिर यास आ गया, उससे पहले ताइतू आ गया, ठीक है, ताउते। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो प्लीज सुनिएगा। एक पेज 1 पे था लॉन्ग पीरियड एवरेज मानसून कोर जोन, ये हमने 19th अप्रैल के एनालिसिस में देखा था। आपने देखा होगा कि अगर आप ध्यान से ढंग से 2 3 महीने 4 महीने का एनालिसिस देख लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक्स की जो रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, उसमें एक पेज 1 पे था जो गवर्नमेंट ने पूछा है थोड़ा सा, हमने पीएम केयर स्कीम जो उन्होंने फंड करने के लिए फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन जो ऑर्फन हुए हैं पेंडेमिक में, 30th मई के एनालिसिस में देख लिया था। इट इज़ उसको और बढ़ा के चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक पेज 1 पे फॉर्डर आया हुआ था। उन्होंने सेंटर ने कहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि जो आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी है ना, उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए था यंगर पॉपुलेशन को ओवर ओल्डर, क्योंकि यंगर पीपल जो है हमारा फ्यूचर है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है, वैक्सीन तो आपको सबको देनी चाहिए, जिंदगी सबकी बचानी चाहिए, लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। बट अगर कहीं प्रेफरेंस की बात आती है, वी शुड गिव प्रेफरेंस टू यंगर पीपल बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जो 80 90 साल के हैं, दे हैव ऑलरेडी लिव देयर लाइव्स। तो एक फॉर्डर बन जाता है एज इट इज, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कहीं भी कहीं प्रायोरिटाइजेशन का, इन चीज़ों का क्वेश्चन अगर आपसे मेंस में आता है या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो आप ये चीज़ें कोट करिए। ठीक है, तब आपको ना, एक मैं तभी बता रहा हूँ, फॉर्डर की डायरी बना लीजिए। जब आप पेपर देने जाएंगे मेंस का, और उससे पहले आप 5 6 बार रिवाइज उसको कर चुके होंगे, तो आपको ना याद रहेंगी वो चीज़ें। आप बिलीव करिए मेरी बात को, आपको याद रहेंगी। और जब क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा ना, आप पॉइंट्स लिख पाएंगे। उसके बाद एक एडिटोरियल पे जीडीपी के बारे में था, नॉट इम्पॉर्टेंट। चाइना के बारे में था, नॉट इम्पॉर्टेंट। हम उन दोनों चीज़ों को 1 जून के एनालिसिस में ऑलरेडी देख चुके हैं। चाइना का अगर कोई एडिटोरियल बनाना था, तो ये बनाना था उनको कि इंडिया कैसे सीख सकता है इस इनकी चाइल्ड पॉलिसी से। वो भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बट एडिटोरियल बनाना था तो वो बनाना था, जीडीपी और चाइना को लेके कोई आप देखने की जरूरत नहीं है। एक एडिटोरियल अब चाइल्ड लेबर पे था, बहुत अच्छा था, वो सुनिए। और ये ही एज इट इज मैंने आंसर ही फ्रेम करके दिया है आपको। इसमें क्या है कि वर्ल्ड कहते हैं कि एंटर हो रहा है थर्ड डिकेड में ऑफ 21st सेंचुरी। स्टिल हमारे जो है 15 करोड़ बच्चे जो है अराउंड द वर्ल्ड अभी भी चाइल्ड लेबर में है, और उनमें से 7 करोड़ ऐसे हैं जो हजार्डस वर्क में हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे कहता है कि 95% हमारे जो चिल्ड्रन हैं बिटवीन 6 to 13 ईयर्स, आप आज के टाइम पे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मली हो चाहे इनफॉर्मल हो। एजुकेशन अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, हो सकता है एजुकेशन के साथ भी काम कर रहे हैं। और अगर हम कंपेयर करें डाटा की, चलो हमने मान लिया कि 6 to 13 वाले फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, बट अगर हम डेटा कंपेयर करें 14 to 17 ईयर्स का, तो वो दिखाता है कि ओनली 80%, दैट मीन्स 15% ऐसे हैं जो छोड़ जाते हैं एजुकेशन। और अगर हम अपना एस्टिमेट छोड़ें, यूनेस्को का एस्टिमेट देखें, तो यूनेस्को कहता है कि हमारे 18.3%, मतलब करीबन करीबन, हम क्लेम कर रहे हैं 95% हमारे बच्चे एजुकेशन अटेंड कर रहे हैं, वो कहते हैं 82% ही आपके बच्चे अटेंड कर पा रहे हैं, लेस देन 82%, एज ग्रुप ऑफ 6 to 13 ईयर्स। अब क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 जो आया था, उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ बच्चे जो हैं, जो एज ग्रुप के 5 से 14 साल के में हैं, वो वर्किंग हैं। और उनमें से जो
80 लैक्स हैं, मतलब 1 करोड़ में से 80 लाख लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं, जो बेसिकली एंगेज्ड हैं कल्टीवेशन में और एग्रीकल्चर लेबर में, ठीक है? कहते हैं कि चलो हम मानते हैं एग्रीकल्चर लेबर में, कल्टीवेशन में इट इज़ नॉट हज़ार्डस, मगर बात पता है क्या है? कि वो एक इमीडिएट डेंजरस नहीं है, मगर वो लॉन्ग टर्म और डिवास्टिंग सी कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा, ठीक है? क्यों लाएगा? कि देखिए, अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, चाहे आप हज़ार्डस वर्क नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो आप स्किल एक्वायर नहीं कर रहे हैं, आप एजुकेशन एक्वायर नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन अगर आप एक्वायर नहीं करेंगे, तो आप वही पॉवर्टी के विशियस सर्कल में रह जाएँगे। अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आप अपनी पॉवर्टी से कभी बाहर नहीं आ पाएँगे। क्यों नहीं आ पाएँगे? क्योंकि आपको गुड क्वालिटी जॉब्स नहीं मिलेंगी। देखिए, आज के टाइम में हर आदमी डिग्री माँगता है। आपके अंदर चाहे थोड़ी बहुत स्किल्स भी हों, आपको पता भी हो, तब भी वो एक डिग्री माँगता है। हर कोई आदमी ओयो रूम्स नहीं बना सकता। दे वांट डिग्रीज़। तो क्या होता है कि पुअर क्वालिटी जॉब्स मिलेंगी, पुअर क्वालिटी जॉब्स मिलेंगी, तो वो हमेशा उस पॉवर्टी के सर्कल में ही रह जाएँगे। तो इस वजह से अगर वो हज़ार्डस में, कहते हैं ना कि हज़ार्डस में तो नहीं काम करे, तो हज़ार्डस में नहीं भी काम कर रहे हैं, तब भी वो लॉन्ग टर्म उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब रहेंगे। उसके बाद कहते हैं कि जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, लॉकडाउन्स हुए हैं इस पेंडेमिक के दौरान, उन्होंने हर एक कंट्री को अफ़ेक्ट किया है, एवरी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। क्योंकि एक तो क्या हुआ है, इनकम रिडक्शन हुई है वर्कर्स की, वर्कर्स को एक्सपेल किया गया है काम से। अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं वर्कर्स, अब इनफॉर्मल में काम करने से उनको काम से निकाल दिया, उनके पास कोई ज़रिया नहीं रहा है, कईयों के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उनको राशंस नहीं मिल रहे हैं। और उनमें से कई ऐसे हैं जो माइग्रेंट्स हैं, जो अपने घर वापस जा रहे हैं, और वो अब एक विशियस सर्कल में फँस चुके हैं कि उनके पास ना तो काम है, ना पैसा है, ना गरीबी आ चुकी है। और गरीबी आने की वजह से उसके बाद उनको दूसरी मार क्या पड़ी है कि स्कूल्स और एजुकेशंस ने आजकल इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। और एक हम जानते हैं कि डिजिटल डिवाइड इतना बड़ा है इंडिया में कि हमें उसको पकड़ने में, समझने में ही बहुत साल लग जाएँगे। मतलब आप समझिए ना एक आदमी की सिचुएशन कि वो वैसे ही गरीब है, अपनी नौकरी छूट चुकी है, खाने को उसके पास पैसे नहीं है, और वो अपने बच्चों को डिजिटली कैसे पढ़ा पाएगा? कहते हैं कि एनएसएस की रिपोर्ट है कि ये जो एजुकेशन की बात है, 24% ओनली 24% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स हैड एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी। ये चाहे रूरल की बात कर लें, चाहे आप अर्बन की बात करें, अर्बन की डिवाइड हो सकता है 42% हो, बट उसमें आपको इतना डिवाइड आंसर में देने की ज़रूरत नहीं है। उसको कहते हैं कि चाइल्ड अब थोड़ा-सा इतनी मार मारी है, थोड़ा-सा प्यार वाली बात भी कर लीजिए, थोड़े से प्रॉस भी लिखिए। हम कहेंगे चाइल्ड, ये नहीं है सब नेगेटिव लिखिए, हम लिखेंगे चाइल्ड लेबर इंडिया में डिक्रीज़ हुई है इन द डिकेड 2001 टू 2011, और वो शो करता है कि अगर हम एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम लेके आएँ, अगर गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करे और विद राइट पॉलिसी और सब स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक हम डिफरेंस लेके आ सकते हैं। जैसे हमने मनरेगा लेके आया, उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, मिड डे मील स्कीम लेके आए। उसमें हमने देखा है कि अगर हम चिल्ड्रन को स्कूल्स में वापस लेके आ आ सकते हैं, रूरल फैमिलीज़ को भी वेज एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एम्प्लॉयमेंट का ये बेसिक पॉइंट्स ज़रूर लिखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें pencil.gov.in, नहीं भी याद रहे तो आप लिख सकते हैं कि सिर्फ़ ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, एनजीओज़ जो हैं, आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, जो चाइल्ड लेबर को लेके कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल्स पे कैसे काम हो रहा है, और उससे क्या है, इनकी कोऑर्डिनेशन से हम बहुत इफेक्टिवली एनफोर्समेंट कर सकते हैं अपने चाइल्ड लेबर लॉज़। उसके बाद आप ना कुछ पॉइंट्स मेंशन करिएगा 22 फरवरी एनालिसिस के। 22 फरवरी में हमने थोड़ा-सा देखा था पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ा है, और एनजीओ वाले इसको ओवरकम करने के लिए कैसे गाँव-गाँव में जाके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब अगर सपोज़ एक गाँव में 50 बच्चे हैं, तो उनको एक रूम में बिठा लिया, उनको सबको इकट्ठे बिठा दिया, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है। थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, आपको 250 वर्ड्स में लिखना होगा, तो उस आर्टिकल को सुनिए, उसके 1 या 2 पैराज़ ही इसमें डालिएगा। उसके बाद आप पीएम केयर स्कीम जो आई है टू फंड ऑर्फन्स, उसके बारे में लिख सकते हैं कि हमने पैंडेमिक को लेके गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। लास्ट में कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, यूनियन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, हम इंडिविजुअल्स को भी हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, प्लेज लेना पड़ेगा कि वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और क्योंकि हमारा यूएन का डिक्लेरेशन भी ऑफ 2021 कि हमने मनाया है इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है? क्योंकि आज के ही हमारे एक्शंस जो हैं हमारे फ्यूचर डिसाइड करेंगे बच्चों का। तो इतना ही लिखिएगा, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर बहुत ब्यूटीफुली प्रेज़ेंट होगा।
एक एडिटोरियल पे था कि जैसे एक हौवा बना हुआ है कि एफडीआई फ्लो हुआ है, 10% एफडीआई बढ़ गया है पैंडेमिक के दौरान भी। बड़ी अच्छी हकीकत आई है कि एफडीआई, नेट एफडीआई देखा जाए तो वो सिर्फ 0.8% ही इंक्रीज़ हुआ है। बेसिकली जो हमारे पास आया है नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है। देखिए फ़र्क क्या होता है, एफडीआई जो आता है ना, जब आके एफडीआई मतलब ये होता है या तो उन्होंने किसी कंपनी को एक्वायर करा या खुद आके उन्होंने कोई प्रोडक्शन शुरू करी या अपना बिज़नेस खोला यहाँ पे इंडिया में आके। तो क्या होता है, कोई अगर ऐसे आएगा ना तो कम से कम हमें पता होता है 3-4 साल, 5 साल रहेगा। ठीक है? इसलिए उसको हम कहते हैं एफडीआई, हम कहते हैं कि एफडीआई आना चाहिए ज़्यादा। बल्कि उसकी बजाय वो कहते हैं कि आया तो एक्चुअल में है नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेट पोर्टफोलियो हो गया मतलब एफआईआईज़ या एफपीआईज़, जो मार्केट में लगाते हैं पैसा शेयर्स में। वो तो बस क्या करा, शेयर्स में पैसा लगाया, तुरंत निकाला, तुरंत डाला, तुरंत लगाया। तो वो डिज़ायरेबल नहीं होता क्योंकि वो जितनी जल्दी आता है, वो उतनी जल्दी चला भी जाता है। थोड़ा-सा अट्रैक्टिव हुई हुई है इंडिया शेयर मार्केट तो इसलिए एफपीआई आया। उसमें बढ़ा-चढ़ा के कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा स्टेप्स ले दिए हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आनी होती, अगर गवर्नमेंट की वजह से आनी होती, उनके स्टेप्स की वजह से आनी होती तो एफडीआई आती, एफपीआई ना आती। ठीक है? बाकी बेसिक्स में हम स्टडी करेंगे कि एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, बहुत थोड़ा डिटेल में। उस वक़्त पेज 8 पे ब्रिक्स मीट हुई है, थोड़ा-सा ब्रिक्स मीट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। चाइना ने थोड़ा-सा हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखाई, उतना कुछ नहीं था। बट हमें ब्रिक्स को डिटेल में देखना होगा, 23rd फ़ेब के एनालिसिस में आप देख सकते हैं। देखिए जो नए बच्चे हैं, आई अंडरस्टैंड, चलिए बाद में बात करते हैं, पहले एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। ब्रिक्स इन डिटेल आप देखिएगा, क्या ब्रिक्स है, कब फर्स्ट मीट हुई थी, कैसे-कैसे सारी कंट्रीज़ एडमिट हुई थी, उतना ही देखिएगा, उससे ज़्यादा अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज 8 पे बड़ा अच्छा कंपैरिज़न दे रखा था कि चाइल्ड ने 2 चाइल्ड नॉर्म को अब 3 चाइल्ड कर दिया है। और तो ये एक वार्निंग भी है इंडिया के लिए कि जो कोर्सिव पॉपुलेशन स्ट्रैटेजीज़ है ना, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है कई बार। क्योंकि इंडिया भी एक उसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जूझ रहा है और हम भी कहीं न कहीं एक आइडिया लेके आ रहे हैं 2 चाइल्ड नॉर्म का। जबकि हम देख रहे हैं सिक्किम और लक्षद्वीप में हम एक एजिंग पॉपुलेशन का चैलेंज फेस कर रहे हैं। हमारी वहाँ की वर्क फोर्स जो है श्रिंक हो गई है सिक्किम और लक्षद्वीप की। कहते हैं इंडिया जो इस टाइम कंसर्न्ड है ना अबाउट कर्बिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बल्कि हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, अटेंशन लाना चाहिए। कर्बिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्टेबलाइज करो उस चीज़ को, कर्बिंग ना करो। हमने अभी तक बड़ा अच्छा फैमिली प्लानिंग मेजर्स लिए हैं और हमारा जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है ऑफ 2.1 है, विच इज़ डिज़ायरेबल। जितनी भी आपको वैसे मैं बताता हूँ डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनका 2.1 ही आता है। 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी वो होता है जिससे मतलब अगर सपोज करिए माँ बाप के बच्चे हैं दो, तो अगर दो माँ बाप चले गए तो उनको रिप्लेस करने के लिए वो दो बच्चे हैं, तो मतलब पास्ट जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए नई जनरेशन उतनी प्रोडक्शन जरूर होनी चाहिए। तो मोर देन 2 मतलब 2.1 को डिजायरेबल माना जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें कोर्सिव मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो 2.1 ही है। बल्कि अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, वहाँ का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अब बिलो रिप्लेसमेंट लेवल आ चुका है। मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब देखिए, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता है जो हमें चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए ताकि हम अपनी पास्ट जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन रिप्लेस कर सके। टोटल फर्टिलिटी है कि एक्चुअल में एक औरत, एक लेडी जो है वो एक साल में एक्चुअल में उसने कितने बच्चों को जन्म दिए, कितने बच्चे पैदा हुए हैं। तो कहते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी हमारे इन स्टेट्स में है वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। तो कल को ये हो सकता है 30-40 साल बाद ये स्टेट्स वही एक्सपीरियंस कर रही हो जो चाइना आज एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उसको अगर कंपेयर करना हो तो इंडिया के साथ ऐसे करेंगे आप। एक इंटरनेशनल पेज पे था, इंटरनेशनल पेज पे हमने देखा होगा थोड़ा सा उनका वो ट्विटर उसको लेके भी था, चाइना वालों ने एक उसको अंदर करा है, ट्विटर को कह रहा हूँ, एक जो वो पता ना ब्लॉगर्स वगैरह टाइप। तो उसको अभी इतना देखने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ आएगा मैं अपने आप आपको बता दूंगा। वो एक इंटरनेशनल पेज पे था 17+1 फॉरम का, ये थोड़ा सा अच्छा है। 17+1 फॉरम ये जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली क्या थी, कॉपरेशन शुरू हुई थी चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की। ठीक है, ये इनिशिएटिव लिया था चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ताकि वो प्रमोट कर सके अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और एक बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस बना सके बिटवीन चाइना और 16 कंट्रीज ऑफ सीईई, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। अब कंट्रीज कौन कौन सी हैं आप उसको देख सकते हैं, जो जो है कंट्रीज हैं आप उसका नोट बना सकते हैं, एक नज़र से निकाल सकते हैं, उनको मैप में देख सकते हैं। अब क्या ये फॉर्मेट फाउंड कब हुआ था, 2012 में हुआ था इन वॉर्सो। तो उसके बाद क्या है, इट्स गोल्स क्या थे प्रमोट का, वही मैंने जो आपको बताया, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉपरेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन में। अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि लिथुआनिया ने अनाउंस किया दैट वो इससे निकलेगा बाहर, क्योंकि उसको दिख गया कि ये किसी काम का नहीं है उसके।
ठीक है? अब थोड़ी-सी क्वेरीज़ मैं बताता हूँ आपको। पहले तो क्या है कि कई लोग आपको लोगों को मुझे कल मेल आई थी, प्लीज़ मेल मत करिए, कमेंट सेक्शन में आप करिए, आप वहाँ एक-एक चीज़ आपकी देखेंगे कि सर इतने एनालिसिस पुराने आते हैं। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार आपको टफ लगेगा, या तो आप 2 जनवरी लेटेस्ट का जो सुन रहे हैं एनालिसिस वो सुनिए और 3-3 लेक्चर करके पुराने कंप्लीट करिए, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देख रहे होंगे कई आप ऐसे हैं जो अप्रैल से जुड़े होंगे, कोई हो सकता है मई से जुड़ा हो। अगर अब आप देखें मई की कोई न्यूज़ मैं उनको दोबारा-दोबारा रिपीट करूँगा तो आपको इरिटेशन होगी। आप कहेंगे सर ये आप ऑलरेडी बता चुके हो, दोबारा-दोबारा क्यों बता रहे हो? तो नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब आप भी पुराने हो जाओगे, तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि पुराने लेक्चर्स को जो आप सुन चुके हैं उनको दोबारा-दोबारा सुनाया जाए, लेक्चर को फालतू में लंबा किया जाए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है या तो आप पुराने ऐसे करिए कंप्लीट, या प्लीज़ जो हम लेक्चर्स बता रहे हैं उसका एनालिसिस ज़रूर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रही मैप स्टडी की बात, देखिए आई एम सॉरी मैं कल नहीं बता पाया। मैप्स का सीधी-सी बात ये है कि अगर आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो आपको तो बहुत रिगरसली मैप स्टडी करना पड़ेगा। और अगर जिसके पास मैप्स ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं है, जनरल स्टडीज़ के लिए अगर आपने देखना है, तो कैसे है जैसे अभी हमने 17+1 ये कंट्रीज़ देखी, इनको आप जाइए मैप में देखिए, ठीक है? अब आपको इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है मैप को कैसे स्टडी करना है, आपको ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। जब भी मगर कोई प्लेसेस एंड न्यूज़ आप सुनो, या आपने जैसे इज़राइल का डिस्प्यूट सुना, तो हमने उसी टाइम आपने देखा होगा इज़राइल का आपको मैप दिखाया। तो आप उसको स्टडी करिए कि आस-पास कौन-सी कंट्रीज़ लगती हैं, इसके पास में कोई सी तो नहीं है, किस-किस कंट्री को बॉर्डर करती है। जैसे आप G20 के बारे में पढ़ो, तो G20 में जो कंट्रीज़ आती है, आप उनको जाके देखिए, लोकेट करने की कोशिश करिए। याद नहीं करना है इसको। क्या होता है कि आप इसको 3, 4, 5 बार करेंगे ना, आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन-सी कंट्री कहाँ है। इसको इतना ही करिए, आप ईज़िली आप अपने आप यूज़्ड टू हो जाएँगे। प्रेशर में मत आइए बस, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।